नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो सिर्फ दो देशों के बीच का व्यापारिक विवाद नहीं, बल्कि एक आर्थिक भविष्य की दिशा तय कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ट्रेड वॉर आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसमें कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, और सबसे अहम, क्या इसका फायदा भारत को हो रहा है या यह एक दोधारी तलवार साबित हो सकती है। आज के वैश्विक बाजार में व्यापार केवल सामानों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकत बन चुका है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की चर्चा तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब भारत और चीन के बीच भी व्यापारिक तनाव बढ़ता जा रहा है। चाहे वह सीमा विवाद हो या व्यापार असंतुलन, भारत ने हाल के वर्षों में चीन से व्यापारिक दूरी बनानी शुरू की है। लेकिन क्या यह दूरी भारत के पक्ष में जा रही है? यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत और चीन का व्यापारिक रिश्ता नया नहीं है। सदियों पहले सिल्क रूट के ज़माने में भी ये दोनों देश व्यापारिक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन आधुनिक युग में, विशेषकर पिछले 20 सालों में, चीन ने वैश्विक स्तर पर जो व्यापारिक पकड़ बनाई है, वो किसी से छिपी नहीं है। चीन सस्ता और भारी मात्रा में उत्पादन करने वाला देश है और भारत समेत दुनिया के कई देश उसके उत्पादों पर निर्भर हो गए। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। भारत में चीन से जो सबसे बड़ा आयात होता है वह इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, मोबाइल फोन, खिलौने, मशीनरी, केमिकल्स और फार्मा से जुड़ी कच्ची सामग्री होती है। सालों तक यह व्यापार निर्बाध चला, लेकिन व्यापार घाटा बढ़ता गया। भारत का चीन से व्यापार घाटा $70 बिलियन से भी अधिक तक जा पहुंचा। यानी हम चीन से जो मंगवा रहे थे, वह जो हम बेच रहे थे उससे कहीं ज्यादा था। 2020 में गलवान घाटी में हुए सैनिक टकराव ने न सिर्फ सामरिक बल्कि आर्थिक रिश्तों को भी झटका दिया। उसके बाद भारत सरकार ने दर्जनों चीनी ऐप्स को बैन किया, जिनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र जैसे लोकप्रिय ऐप्स शामिल थे। फिर धीरे धीरे सरकार ने PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की ताकि कंपनियां भारत में ही उत्पादन करें और चीन पर निर्भरता घटे। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भी इस दिशा को और मजबूती दी। इस बीच भारतीय जनता में भी चीनी उत्पादों के खिलाफ रोष पनपने लगा। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग भारतीय विकल्प ढूंढने लगे, चाहे वह मोबाइल हो, टीवी हो या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन सिर्फ भावना से बात नहीं बनती, जमीन पर भी परिवर्तन जरूरी था। सरकार ने इस दिशा में काम किया। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, फार्मा और टॉय इंडस्ट्री जैसी जगहों पर चीन के विकल्प तैयार करने की रणनीति बनाई गई। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी। अब सवाल उठता है कि क्या चीन से व्यापारिक दूरी बनाने का फायदा भारत को हो रहा है? इस सवाल का उत्तर इतना आसान नहीं है। चीन अब भी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है और तकनीकी रूप से भी काफी आगे है। लेकिन भारत की युवा शक्ति, बढ़ता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक सपोर्ट भारत को इस लड़ाई में मजबूती दे रहे हैं। भारत की कई इंडस्ट्रीज पहले चीन पर भारी मात्रा में निर्भर थीं। विशेषकर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, फार्मा API और खिलौना उद्योग जैसी इंडस्ट्रीज में चीन का प्रभुत्व था। जब भारत ने चीन से आयात पर सीमाएं लगाईं और आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, तब इन उद्योगों के सामने दो रास्ते थे, या तो वैकल्पिक देश तलाशे जाएं या भारत में ही उत्पादन को तेज किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल इंडस्ट्री।
भारत में मोबाइल निर्माण की एक नई लहर शुरू हुई। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों ने पीएलआई स्कीम का लाभ उठाते हुए भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की। फॉक्सकॉन ने भी भारत में निवेश की योजनाएं बनाई। इससे चीन पर निर्भरता कुछ हद तक घटी और भारत एक वैकल्पिक आपूर्ति केंद्र बनकर उभरा। ऑटोमोबाइल सेक्टर। भारत के ऑटो उद्योग को भी चीन से बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और इंजन पार्ट्स जैसे कई महत्वपूर्ण हिस्से मिलते थे। ट्रेड वॉर की वजह से शुरुआत में उत्पादन बाधित हुआ, लेकिन टाटा, महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियों ने लोकल सप्लायर्स को बढ़ावा देना शुरू किया। फार्मा इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत दुनिया में अग्रणी है, लेकिन इसके लिए जरूरी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, का बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आता है। भारत सरकार ने एपीआई पार्क स्थापित करने की घोषणा की और कंपनियों को सब्सिडी व सहायता दी ताकि घरेलू स्तर पर एपीआई का निर्माण हो। खिलौना उद्योग। भारत में लगभग 80% खिलौने चीन से आते थे। सरकार ने चीन से आयातित खिलौनों पर क्वालिटी स्टैंडर्ड लागू किए, जिससे कम गुणवत्ता वाले उत्पादों पर रोक लगाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप भारत में घरेलू खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन मिला और कई लोकल ब्रांड्स उभर कर आए। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, एक रणनीति। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इसमें एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा क्रेडिट, तकनीकी अपग्रेडेशन और आसान लाइसेंसिंग जैसे उपाय शामिल थे। इससे भारत की कई छोटी और मध्यम कंपनियों को चीन के विकल्प के रूप में खड़ा होने में मदद मिली। इस दौरान भारत में स्टार्टअप कल्चर ने भी उड़ान भरी। लॉजिस्टिक्स, एआई, मैन्युफैक्चरिंग और आईओटी जैसे क्षेत्रों में नए नए नवाचार देखने को मिले। भारत ने डिजिटल तकनीक में भी बढ़त बनाई। डिजिटल पेमेंट्स ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और जेम गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म ने व्यापार को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया। लेकिन यह बात भी सच है कि अभी भारत को चीन जैसी गति पाने में वक्त लगेगा। चीन ने अपनी औद्योगिक क्रांति 1990 के दशक में शुरू की थी, जबकि भारत अभी शुरुआत में है। हालांकि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक एडवांटेज है, यानी हमारे पास सबसे ज्यादा युवा आबादी है, जो भारत को एक मजबूत निर्माण केंद्र बना सकती है। अब तक आपने जाना कि कैसे भारत की इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा और भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठाए। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इस ट्रेड वॉर में विदेशी निवेश को एफडीआई का क्या रुख रहा, क्या भारत को वैश्विक समर्थन मिला और क्या यह व्यापारिक बदलाव भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूत बनाता है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव होता है, जैसे कि ट्रेड वॉर, विनिर्माण की दिशा में पलायन या नीतिगत परिवर्तन, तो सबसे पहले विदेशी निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टर्स की नजर उस देश पर जाती है। भारत और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के दौरान भी यही हुआ। अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की कंपनियां जो पहले चीन में फैक्ट्रियां लगा रही थीं, उन्होंने अब चाइना प्लस एक स्ट्रैटेजी अपनानी शुरू की। इसका मतलब यह था कि कंपनियां सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहती थीं, बल्कि एक अतिरिक्त देश में भी अपना निर्माण केंद्र बनाना चाहती थीं, और भारत इस दौड़ में सबसे आगे आया। क्यों निवेशक भारत की ओर आकर्षित हुए? भारत के पास कई फायदे हैं। सस्ती और युवा वर्कफोर्स, स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेशनल्स, तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, तकनीकी नवाचार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब कंपनियां चीन में बढ़ते श्रम मूल्य, व्यापारिक जोखिम और सरकार की सख्त नीतियों से परेशान हो रही थीं, तब उन्हें भारत में एक भरोसेमंद विकल्प नजर आया। एप्पल ने भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू किया।
फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन जैसी कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया। सैमसंग ने नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री शुरू की। इसके अलावा टेक्सटाइल, फार्मा, खिलौना और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जापान और यूरोप की कई कंपनियों ने भारत में साझेदारी करना शुरू किया। पीएलआई स्कीम और एफडीआई में उछाल। भारत सरकार की पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने निवेशकों को बड़ा आकर्षण दिया। इसके तहत कंपनियों को उनके उत्पादन पर सब्सिडी दी जाती है यदि वे भारत में निर्माण करते हैं। इससे भारत में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आंकड़े तेजी से बढ़े। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई प्राप्त किया है। वैश्विक समर्थन और रणनीतिक साझेदारियां। ट्रेड वॉर के राजनीतिक पहलू भी होते हैं। अमेरिका, जो खुद चीन से लड़ाई में है, उसने भारत के साथ कई रणनीतिक साझेदारियां बनाई हैं, जैसे क्वाड अलायंस जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि सप्लाई चेन का पुनर्गठन भी है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज की है। भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ भी व्यापार समझौते किए हैं, जिससे निवेश और व्यापार में वृद्धि हुई। मुश्किलें भी आईं। हालांकि निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन भारत को अभी भी कुछ बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जैसे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में देरी, श्रम कानूनों की जटिलता, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नौकरशाही और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी। लेकिन भारत सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार, जीएसटी सुधार, डिजिटल इनवॉइसिंग और टैक्स पारदर्शिता। निवेशकों के लिए भारत कितना भरोसेमंद है? भारत धीरे धीरे निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बन रहा है, लेकिन अभी यह सफर लंबा है। अगर भारत अपनी नीति, लॉजिस्टिक्स और टैलेंट स्किल्स को बेहतर करता है, तो वह आने वाले वर्षों में चीन का मजबूत विकल्प बन सकता है। विशेषकर ऐसे समय में जब दुनिया एक रेसिलिएंट सप्लाई चेन की ओर बढ़ रही है। अब तक आपने जाना कि विदेशी निवेशक भारत को किस नजर से देख रहे हैं। जब भी कोई देश वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति खोने लगता है, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर रक्षात्मक होती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला चीन की ओर से जब भारत ने ट्रेड वॉर के दौरान चीनी प्रोडक्ट्स पर निर्भरता कम करनी शुरू की और विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर भारत की ओर आने लगीं। चीन के लिए यह सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत का भी सवाल बन गया। चीन का रणनीतिक रवैया। चीन को इस बात की पूरी जानकारी थी कि चाइना प्लस एक स्ट्रैटेजी से सबसे ज्यादा फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या, बाजार और संसाधन तीनों मौजूद हैं। इसलिए चीन ने दोहरी रणनीति अपनाई। भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जैसे दबाव, जैसे कि सीमा पर टकराव, साइबर हमले, डिजिटल प्रोपेगेंडा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा में और आक्रामक होना, जैसे कि निवेशकों को लुभाने के लिए भारी छूट, तकनीकी नवाचार और सप्लाई चेन तेज करना। गलवान झड़प और उससे जुड़ी आर्थिक नीति। 2020 में गलवान घाटी में हुई भारत चीन सैन्य झड़प एक मोड़ साबित हुई। इस झड़प के बाद भारत में चीनी कंपनियों के खिलाफ जन भावना भड़क उठी और सरकार ने टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउज़र जैसी दर्जनों ऐप्स को बैन कर दिया। इसके अलावा रेलवे और बीएसएनएल जैसी सरकारी परियोजनाओं में चीन की कंपनियों को बाहर कर दिया गया। चीन ने इसके जवाब में भारत के सामानों की सीमा पर क्लियरेंस प्रक्रिया को धीमा कर दिया। कई भारतीय कंटेनरों को बंदरगाहों पर हफ्तों रोककर रखा गया। चीन ने इस तरह का आर्थिक दबाव डालने की कोशिश की जिससे भारत की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री प्रभावित हो।
निवेशकों को बनाए रखने की कोशिश। चीन ने स्थानीय सरकारी अनुदान, टैक्स छूट और फास्ट ट्रैक लाइसेंसिंग की घोषणा की ताकि कंपनियां देश छोड़ने का मन न बनाएं। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के साथ चीन लगातार समझौते करता रहा ताकि वे निवेश जारी रखें। लेकिन इसके बावजूद कई कंपनियों ने चीन से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। चीन को इस बात की चिंता है कि अगर भारत ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लिया तो भारत वैश्विक सप्लाई चेन का मजबूत केंद्र बन सकता है। इसलिए चीन ने भी अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) को और तेज किया ताकि वह दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कवर कर सके और भारत को एक साइडलाइन प्रतियोगी बनाए रखे। डिप्लोमेटिक रुख। चीन ने भारत को कूटनीतिक रूप से भी भ्रमित करने की कोशिश की। एक ओर वह सीमा पर सैन्य टकराव को हवा देता है, वहीं दूसरी ओर SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मंचों पर भारत को शामिल रखता है ताकि बातचीत का रास्ता खुला रहे। यह चीन की दोहरी नीति का हिस्सा है, जहां वो व्यापार के बहाने संबंध बनाए रखता है, लेकिन अपनी पकड़ भी नहीं छोड़ना चाहता। क्या चीन भारत को चुनौती मानता है? इस सवाल का उत्तर है हाँ, लेकिन वो अभी भी खुद को मजबूत समझता है। चीन को पता है कि भारत अभी विकासशील स्थिति में है और उसमें कई चुनौतियां हैं। लेकिन वो यह भी जानता है कि भारत की युवा जनसंख्या, लोकतांत्रिक संरचना और वैश्विक समर्थन भविष्य में उसे बहुत बड़ी चुनौती बना सकते हैं। इसलिए चीन भारत की तरफ दो तरह से देखता है। एक प्रतियोगी के रूप में, जो आने वाले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसे टक्कर दे सकता है। एक साझेदार के रूप में, जो एशिया में स्थिरता बनाए रखने में सहयोग कर सकता है। अब तक आपने जाना कि चीन इस ट्रेड वॉर को किस नज़र से देख रहा है और उसने क्या-क्या रणनीतियां अपनाई हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का असर सिर्फ कागजी व्यापार आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह आम भारतीय नागरिक, उद्योग, सरकार और वैश्विक छवि पर भी असर डालता है। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत को अब तक इस ट्रेड वॉर से क्या फायदे और नुकसान हुए हैं और ये बदलाव कितने स्थायी हो सकते हैं। भारत को हुए प्रमुख फायदे। एक, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा, मेक इन इंडिया को ताकत। भारत में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को इस ट्रेड वॉर ने नई ऊर्जा दी। जब भारत ने चीन से कुछ उत्पादों के आयात पर रोक लगाई या शुल्क बढ़ाया, तब स्थानीय निर्माताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। उदाहरण मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, PPE किट, खिलौने और फार्मा सेक्टर में भारतीय कंपनियों ने घरेलू उत्पादन बढ़ाया। 2, स्टार्टअप और नवाचार में वृद्धि। विदेशी ऐप्स जैसे टिकटॉक के बैन होने के बाद भारत में देसी ऐप्स जैसे कि चिंगारी, जोश, माइट्रॉन आदि को बढ़ावा मिला। इसके अलावा MSME सेक्टर में स्टार्टअप्स ने सप्लाई चेन, डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीटेक में इनोवेशन लाए। 3, वैश्विक छवि में सुधार। भारत की छवि एक विश्वसनीय वैकल्पिक आपूर्ति केंद्र के रूप में उभरी। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश की योजना बनाने लगीं, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती मिली। 4, डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लाभ। भारतीय सरकार ने आत्मनिर्भरता के प्रयास में डिजिटल इंडिया अभियान को गति दी। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियों ने लोकल क्लाउड, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी और AI में काम तेज किया। 5, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में मजबूती। भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ क्वाड ग्रुप में सैन्य और व्यापारिक साझेदारी को बढ़ावा दिया। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि व्यापारिक अवसर भी बढ़े। भारत को हुए प्रमुख नुकसान। 1, लघु अवधि में वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी।
चीन से सस्ते उत्पादों की आपूर्ति रुकने से भारत में कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, लेड लाइट्स, मोबाइल एक्सेसरीज आदि। दो उद्योगों को कच्चे माल की कमी। भारत में ऑटोमोबाइल, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बहुत सारी कच्ची सामग्रियां चीन से आती थीं। अचानक आपूर्ति बाधित होने से उत्पादन प्रभावित हुआ। 3. रोजगार पर असर। जब कंपनियां आपूर्ति संकट से जूझ रही थीं, तब उन्होंने उत्पादन धीमा कर दिया, जिससे अस्थायी रूप से नौकरियों पर असर पड़ा, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर में। 4. टेक्निकल निर्भरता। अब भी भारत कई सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर निर्भर है, जैसे कि सोलर पैनल, 5G उपकरण, लैपटॉप के पार्ट्स। इन क्षेत्रों में अभी भी आत्मनिर्भरता हासिल करने में समय लगेगा। 5. विदेशी निवेशकों की सावधानी। हालांकि निवेशक भारत की ओर आ रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स, पॉलिसी क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण जैसी समस्याओं की वजह से कुछ निवेशक अभी भी पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं हो पा रहे हैं। क्या फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? संक्षेप में कहा जाए तो इस ट्रेड वॉर ने भारत के लिए एक अवसर के दरवाजे खोले हैं। भले ही शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आईं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में इसका फायदा होने की संभावना अधिक है। सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स और उपभोक्ता सभी ने मिलकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह भारत को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बना सकती है। दोनों देशों के बीच चल रही ट्रेड वॉर का असर केवल सरकारी फैसलों या आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, इसने सीधा असर डाला भारत की आम जनता पर, चाहे वह छात्र हो, व्यापारी हो या घरेलू उपभोक्ता। जैसे ही भारत सरकार ने चीनी ऐप्स और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए, भारत की रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ गया। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल क्षेत्र की। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, कैम स्कैनर जैसे ऐप्स भारत में करोड़ों लोगों के स्मार्टफोन का हिस्सा बन चुके थे। अचानक इन पर बैन लगना करोड़ों युवाओं के लिए झटका था। टिकटॉक पर वीडियो बनाकर छोटे शहरों के युवा पहचान बना चुके थे, कमाई कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें नए विकल्प खोजने पड़े। इससे मौज, जोश, चिंगारी जैसे देसी ऐप्स को बढ़ावा मिला। हालांकि इनकी तकनीकी गुणवत्ता अभी टिकटॉक जैसी नहीं थी, लेकिन भारत ने एक मजबूत संदेश जरूर दिया: आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। छोटे व्यापारी जो चीन से सस्ता माल मंगवाकर बेचते थे, उन्हें भी बड़ा झटका लगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल एक्सेसरीज, त्योहारों की सजावट, बच्चों के खिलौने, ये सब पहले चीन से कम कीमत में आते थे। अब या तो ये महंगे हो गए या बाजार से गायब हो गए। इससे ग्राहकों के खर्चे बढ़े और व्यापारियों को विकल्प ढूंढने की चुनौती मिली। लेकिन इस चुनौती ने नए मौके भी दिए। भारत के छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला। लोकल कारीगर, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प निर्माता, इन सबको अब नया बाजार मिला। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान सिर्फ नारे नहीं रहे, बल्कि जमीन पर असर दिखा। दिवाली पर चाइनीज लाइट्स की जगह मिट्टी के दिए बिकने लगे। घरेलू महिलाओं ने घर से बने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। छात्रों और युवा इंजीनियरों पर भी असर पड़ा। जो पहले चीनी सस्ते इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से प्रोजेक्ट बनाते थे, अब उन्होंने देसी विकल्प तलाशना शुरू किया। इससे भारतीय इनोवेशन को बढ़ावा मिला। भारत में हार्डवेयर स्टार्टअप्स और इंडियन कंपोनेंट ब्रांड्स को नया जीवन मिला। उपभोक्ताओं की मानसिकता में भी बड़ा बदलाव आया। अब मेड इन चाइना देखकर लोग 2 बार सोचने लगे। ग्राहक अब जानना चाहता है, क्या यह सामान भारत में बना है? इससे ब्रांड ट्रस्ट और लोकल सपोर्ट का माहौल बना। मोबाइल फोन्स की बात करें तो Xiaomi, Realme,
वीवो जैसे ब्रांड्स चीन के होने के बावजूद आज भी भारत में लोकप्रिय हैं। लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आया है। अब लोग पूछते हैं, क्या इन कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है? क्या इनसे भारत को फायदा है? इससे विदेशी कंपनियों पर दबाव बढ़ा कि वे भारत में निर्माण यूनिट्स खोलें और मेड इन इंडिया टैग लगाकर ही व्यापार करें। इस बीच एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी खास फायदा हुआ। सरकार की पीएलआई स्कीम और अन्य योजनाओं से छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला। इन कंपनियों ने वो प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए जो पहले चीन से आते थे। इससे रोजगार भी बढ़ा और विदेशी निर्भरता भी घटी। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा आधार बना भारतीय जनता का संकल्प। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट चाइनीज ट्रेंड चलाना, चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करना, देसी विकल्पों को सपोर्ट करना, यह सब जनता की सामूहिक भावना का प्रतीक है। और यही भावना भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे ले जा रही है। भारत और चीन के बीच चल रही व्यापारिक खींचतान भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी भी थी और एक जबरदस्त मौका भी। भारत ने इस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में लिया और अपने व्यापारिक भविष्य को पूरी तरह से नए सिरे से सोचना शुरू किया। सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को केवल कागजों पर सीमित नहीं रखा, बल्कि इनको ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए ठोस योजनाएं बनाई। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने पर आर्थिक लाभ देने की शुरुआत की गई। इसका असर यह हुआ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग और फॉक्सकॉन ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया। भारत को यह भी समझ आ गया था कि अगर उसे चीन से दूरी बनानी है तो सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चीन के विकल्प तैयार करने होंगे। इसी दिशा में भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों जैसे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत किए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों के साथ तकनीकी और लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के समझौते भी किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बढ़ने लगी और चीन पर निर्भरता घटने लगी। भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेज बदलाव देखने को मिला। चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत ने महसूस किया कि उसे अपने खुद के डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी पहल की गई, जो छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन मार्केटप्लेस में लाकर बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने का मौका देती है। इसके अलावा भारत की यूपीआई प्रणाली ने डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और अब कई देश इस तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर में भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में बड़े बड़े चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की योजना बनी है और इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का एक ही लक्ष्य है, भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनाना। सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, सरकार ने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी खास ध्यान दिया है। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वे आने वाली नौकरियों और उद्यमिता के अवसरों का लाभ उठा सकें। इससे स्टार्टअप्स का ग्रोथ भी तेज हुआ है और भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हो गया है। इसके साथ ही भारत ने अपने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेज गति से सुधारने की कोशिश की है। हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और एयरपोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि माल और सेवाओं की आवाजाही सुचारू हो सके। इससे न केवल देश के अंदर व्यापार बेहतर हुआ है,
बल्कि विदेशी निवेशक भी अब भारत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। यह सब सिर्फ सरकारी नीतियों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जनता, उद्यमियों और उद्योग जगत की भागीदारी ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को अपनाया, स्टार्टअप्स ने रिस्क लिया और सरकार ने सहयोग किया। यही सहयोग भारत को आने वाले समय में एक वैश्विक ताकत बना सकता है। भारत और चीन के बीच का व्यापारिक संघर्ष अब केवल सीमा विवाद या माल के आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहा। यह एक व्यापक रणनीतिक लड़ाई बन चुका है, जिसमें आर्थिक, तकनीकी, कूटनीतिक और सामाजिक सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा हो रही है। इस युद्ध की शुरुआत सिर्फ आर्थिक निर्भरता से हुई थी, लेकिन अब भारत ने इसे आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक नेतृत्व की ओर बदल दिया है। गलवान घाटी की झड़प ने भारत को झकझोर कर रख दिया था। देश की जनता से लेकर सरकार तक सभी ने महसूस किया कि केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन से ही वास्तविक शक्ति मिलती है। इसी सोच के साथ भारत ने वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और तेजी से आगे बढ़ाया। चीनी सामान पर प्रतिबंध शुरुआत का सबसे बड़ा कदम। भारत ने सबसे पहले डिजिटल मोर्चे पर चीन को झटका दिया। टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउज़र और अन्य 200 से अधिक चीनी ऐप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बैन कर दिया गया। यह न केवल एक साइबर सुरक्षा का मुद्दा था, बल्कि डिजिटल स्वतंत्रता और डाटा की संप्रभुता से भी जुड़ा था। इस कदम के बाद देश में स्वदेशी ऐप्स का नया युग शुरू हुआ, जैसे चिंगारी, को, जोश, शेयरचैट आदि। एमएसएमई और स्टार्टअप क्रांति, युवाओं की ऊर्जा का विस्फोट। सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए विशेष सहायता पैकेज घोषित किए। आसान लोन, टैक्स छूट और व्यापारिक प्रशिक्षण से लाखों युवाओं को नया अवसर मिला। यही कारण है कि भारत में स्टार्टअप संस्कृति जबरदस्त तरीके से उभर कर सामने आई। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं ने तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल साक्षरता को गांव-गांव तक पहुंचाया। परिणामस्वरूप युवा अब केवल नौकरियों की तलाश में नहीं, बल्कि उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हैं। इसका असर ये हुआ कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ी और देश ने डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया। विनिर्माण में भारत की वापसी, चीन से प्रतिस्पर्धा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुनर्जीवित किया। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और फार्मा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश हुआ। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी वैश्विक कंपनियां अब भारत में उत्पादन को प्राथमिकता देने लगी हैं। यह चीन पर भारत की रणनीतिक जीत मानी जा सकती है। भारत सरकार ने गति शक्ति और भारतमाला परियोजनाओं के जरिए लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। इससे माल की ट्रांसपोर्ट लागत घटने लगी और सप्लाई चेन की गति तेज हुई। यह बदलाव भारत को वैश्विक व्यापार केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम है। वैश्विक मोर्चे पर भारत की रणनीति, चीन को घेरना। भारत ने क्वाड जैसे रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध गहरे किए। इसके अलावा एसीएन देशों, यूरोप और अफ्रीका के साथ भी व्यापारिक संबंधों को नया आयाम दिया गया। भारत की विदेश नीति अब केवल गुटनिरपेक्षता तक सीमित नहीं, बल्कि बहुपक्षीय सहयोग और रणनीतिक गठजोड़ पर केंद्रित हो गई है। चुनौतियां और समाधान, अभी बहुत कुछ बाकी है। हालांकि भारत की यात्रा प्रेरणादायक है, लेकिन यह पूरी तरह आसान नहीं रही। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाओं की पहुंच सीमित है। कौशल विकास में असमानता, महिला उद्यमिता की कमी और जीएसटी से जुड़ी समस्याएं जैसे मुद्दे सामने हैं।
जैसे जैसे भारत और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, वैसे वैसे दोनों देशों की रणनीति भी बदलती जा रही है। जहां एक ओर चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए पूरी दुनिया में निवेश कर रहा है, वहीं भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट जैसे उपायों से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। आने वाले वर्षों में ये दोनों एशियाई महाशक्तियां न सिर्फ एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी होंगी, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में भी अहम भूमिका निभाएंगी। भारत अब महज चीन की टक्कर लेने का प्रयास नहीं कर रहा, बल्कि खुद एक वैकल्पिक ताकत बनकर उभर रहा है। भारत की आबादी अब दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुकी है और इसका युवा वर्ग शिक्षा और तकनीक की ओर जिस तेजी से बढ़ रहा है, वह आने वाले समय में भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब बना सकता है। तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका भी अब वैश्विक पटल पर दिखाई देने लगी है। भारत के इसरो मिशन, डिजिटल इंडिया और ONDC जैसी परियोजनाएं चीन की एकाधिकार नीति को चुनौती दे रही हैं। डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में UPI की सफलता और उसके इंटरनेशनल विस्तार के चलते भारत दुनिया के सामने एक मजबूत टेक्नोलॉजिकल मॉडल के रूप में खड़ा हो रहा है। चीन की आर्थिक चुनौतियां जैसे कि रियल एस्टेट बबल, जनसंख्या में गिरावट और युवाओं में बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी भारत के लिए अवसर के द्वार खोल रही हैं। कई ग्लोबल कंपनियां अब चाइना +1 रणनीति के तहत भारत को अपने निर्माण केंद्र के रूप में देख रही हैं। भारत की स्थिर राजनीतिक स्थिति, बड़ी उपभोक्ता आबादी और सुधारवादी नीतियां इसे निवेश के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। G20 की अध्यक्षता, ब्रिक्स में प्रभावी भूमिका और UN में सक्रिय भागीदारी से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अब साइलेंट पार्टनर नहीं बल्कि लीडिंग वॉइस बनना चाहता है। खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत एक भरोसेमंद नेतृत्व के रूप में उभर रहा है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। भारत को अब तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ साइबर सुरक्षा, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी चीन से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव, अनुसंधान में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत की जनता की भूमिका भी इस यात्रा में अहम है। जब तक देश के लोग लोकल उत्पादों को प्राथमिकता नहीं देंगे, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा ही बना रहेगा। उपभोक्ता के रूप में हमारी सोच, हमारे चुनाव यही तय करेंगे कि हम चीन पर निर्भर हैं या नहीं। विपक्ष और आलोचना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। कई लोग यह मानते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी भारत से कई गुना बड़ी है और हमारे द्वारा उठाए गए कदम बहुत छोटे हैं। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि बड़े परिवर्तन धीमी गति से लेकिन स्थायित्व के साथ आते हैं। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर चीन की चुनौती है और दूसरी ओर आत्मनिर्भरता की उम्मीद। अगर भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नवाचार और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित रखा, तो आने वाले दशकों में भारत न सिर्फ चीन का विकल्प बनेगा, बल्कि खुद एक नया मार्गदर्शक भी बनेगा। अब तक हमने जाना कि कैसे भारत और चीन के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा एक नए दौर में पहुंच चुकी है। यह केवल सीमा पर सैनिकों के आमने सामने होने की लड़ाई नहीं है, बल्कि आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व की होड़ है। चीन ने दशकों तक दुनिया के कारखाने, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की छवि बनाए रखी, लेकिन अब भारत उसके इस प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। भारत की रणनीति स्पष्ट है। आत्मनिर्भर बनो, नवाचार करो और दुनिया को दिखाओ कि भारत किसी से कम नहीं। भारत सरकार की PLI योजनाएं, डिजिटल भारत का विजन, क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन, ये सब आने वाले दशक में भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने की नींव रख रहे हैं।
भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक निर्माण और नवाचार केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह सफर लंबा है और चुनौतियों से भरा है। हमें न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बनना है, बल्कि सामाजिक रूप से भी संगठित, राजनीतिक रूप से स्थिर और वैश्विक दृष्टिकोण से सजग भी रहना है। चीन की चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत की युवा शक्ति, लोकतांत्रिक सोच और सांस्कृतिक विरासत उससे कहीं ज्यादा बड़ी और सशक्त है। यदि आपको यह वीडियो भारत बनाम चीन ट्रेड वॉर पर जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें। अपने विचार कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? और ऐसे ही विस्तृत और गहराई से तैयार किए गए फाइनेंस और केस स्टडी वीडियो के लिए इन्वेस्टआईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आप कभी मिस न करें। इसी तरह जुड़े रहिए इन्वेस्टआईक्यू के साथ।